वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज अकाउंट्स का 15th एंड लास्ट डे। आज अकाउंट्स का 15वां और अंतिम दिन है। आज की डेट में आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स, वैसे कोर्स तो पूरा करा दिया हमने और अब केवल जो ऑब्जेक्टिव्स बचे हैं, कल भी हमने आपको फर्स्ट 3 चैप्टर्स के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप जनरल प्रिंसिपल और गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, इनके क्वेश्चंस करा दिए थे। आज से शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। चैप्टर नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या हो सकता है उसकी बातचीत हम करते हैं। ठीक, पहला पूछ सकता है वो आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू, पहला त्याग अनुपात बराबर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू त्याग अनुपात बराबर क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। एक तो पूछ सकते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मीन्स ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। सेकंड पूछ सकते हो आपको गेनिंग रेशियो, इक्वल टू नफे का अनुपात बराबर क्या होगा? उल्टा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगला लिखिए, चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, साझेदारी फर्म में ठहराव। साझेदारी ठहराव में परिवर्तन, साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी फर्म का खाली स्थान कहलाता है। चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट is called, change in partnership agreement is called dash 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 of partnership firm। साझेदारी ठहराव में परिवर्तन, साझेदारी फर्म का खाली स्थान कहलाता है। चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट is called dash 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 of principal, dash 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 of partnership firm। रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन, क्या आ जाएगा डैश डैश में? पुनर्गठन। साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अगला लिखिए, व्हेन न्यू पार्टनर brings the amount of premium in cash
जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाता है, देन व्हाट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाता है, when new partner brings the amount of premium in cash, जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाता है तो व्हाट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? तो कौन सा खाता जमा होगा? व्हाट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? क्या एंट्री बनाते हैं हम? पैसा लाया, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। क्रेडिट किसको किया? प्रीमियम। तो व्हाट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? प्रीमियम अकाउंट। उत्तर होगा इसका प्रीमियम खाता, प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। अगर ये पूछता कि व्हाट अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, रोकड़ खाता या बैंक खाता नाम होगा। डेबिट पूछता तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं अपन, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, तो वो लिख देते। क्रेडिट करते प्रीमियम, तो प्रीमियम लिख देते। ठीक है। अगला लिखिए, जब नया साझेदार, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल, जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाने में असमर्थ हो, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश, जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि लाने में असमर्थ हो, when new partner is unable to bring the amount of premium in cash, जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि लाने में असमर्थ हो, then what account will be debited? तो कौन सा खाता नाम होगा? What account will be debited? कौन सा अकाउंट नाम होगा? लिख दो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नए साझेदार का पूंजी खाता। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, नए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट होगा या नाम होगा। ठीक है। अगला लिखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय, द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष बांटा जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष बांटा जाएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किसमें? लिख दो, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। पुराने साझेदार में पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ गुडविल अकाउंट इज, यदि ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से प्रदर्शित हो, if goodwill account is already exist in the books, if goodwill account is already exist in the books, यदि ख्याति खाता
पहले से पुस्तकों में दर्शाया गया हो या प्रदर्शित हो। इफ गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी एक्सेस इन द बुक्स, यदि ख्याति गाथा पहले से पुस्तकों में प्रदर्शित हो तो एट द टाइम ऑफ ख्याति खाते को अपलिखित करते समय एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ द गुडविल अकाउंट, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी मेड। ख्याति खाते को अपलिखित करते समय कौन सी पंजी प्रविष्टि बनाई जाएगी। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी मेड, कौन सी पंजी प्रविष्टि बनाई जाएगी। क्या बनाते हैं हम, कॉलम खींच लो, एक ही एंट्री बनेगी। क्या बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ, ख्याति खाता अपलिखित किया। ठीक है, ये हुआ आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। अब हाँ, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हम अगले चैप्टर पर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश, ठीक है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ऑब्जेक्टिव्स चल रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव लिखो इसका, व्हेन न्यू पार्टनर, वही वाली चीज़ है, जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाता है। When new partner brings the amount of premium in cash is credited in dash 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 account, तो उसे खालिस्तान खाते में जमा किया जाता है। तो खालिस्तान खाता जमा किया जाता है, इज क्रेडिटेड इन डैश 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 अकाउंट। कौन सा, देखो बेटा, नया साझेदार प्रीमियम का पैसा लाया तो क्या एंट्री बनती, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, क्रेडिट किया हुआ प्रीमियम, तो लिख दो प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम खाता। ठीक है, अगला, उसमें पिछले चैप्टर में करा दिया है, खाली सुन लो आप। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष किस में बढ़ता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। बेटा, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटते हैं। अभी लिखवाया मैंने, पिछले चैप्टर में लिखवा दिया, इसलिए यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ। अगला लिखिए, इफ profit sharing ratio of partners are not given in the sum,
यदि प्रश्न में साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात न दिया हो, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द सम, यदि प्रश्न में साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात न दिया हो तो इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द सम, यदि प्रश्न में साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात न दिया हो, देन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड, तो लाभ हानि खाली स्थान अनुपात में बांटा जाएगा, तो लाभ हानि खाली स्थान अनुपात में बांटा जाएगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड डैश 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 इक्वली, समान अनुपात में। क्या हो जाएगा? तो लाभ हानि समान अनुपात में बांटा जाएगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली, है ना? लिख लीजिए। हाँ जी, अब इसके बाद हम आते हैं नए साझेदार के प्रवेश के समय। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, old partners dash of their ratio या their share। बेटा, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार अपने हिस्से का खाली स्थान करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर, पुराने साझेदार अपने हिस्से का त्याग करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर्स, पुराने साझेदार अपने हिस्से का त्याग करते हैं। ठीक, अगला प्रीमियम की राशि नए साझेदार के द्वारा लाई जाती है। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, प्रीमियम की राशि नए साझेदार के द्वारा लाई जाती है। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ब्रिंग बाय द न्यू पार्टनर्स, वेयर एज, जबकि इसे पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है। whereas it is distributed by old partners, इसे पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है। द रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। अगला, पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि को द प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि को पुराने साझेदारों में खाली स्थान अनुपात में बांटा जाता है। The profit or loss of revaluation will be distributed among old partners in their dash ratio, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज शोन इन डैश साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को
पुनर्मूल्यांकन खाते के खाली स्थान पक्ष में दर्शाया जाता है। The profit on further revaluation on assets is shown in credit side of the revaluation account। बेटा संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाता है, क्रेडिट साइड में। ख्याति का वर्णन, the detail of goodwill is given in accounting standard dash dash dash। ख्याति का वर्णन लेखांकन प्रमाप खाली स्थान के अंतर्गत किया गया है। Goodwill is described अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डैश डैश डैश। ख्याति का विवरण या वर्णन लेखांकन प्रमाप खाली स्थान के अंतर्गत किया गया। कितना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, लेखांकन प्रमाप 26 के अंतर्गत किया गया है। At the time of admission of a new partner, नए साझेदार के प्रवेश के समय At the time of admission of a new partner, नए साझेदार के प्रवेश के समय the balance of reserve, संचय के शेष तथा अवितरित लाभ, द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, संचय का शेष तथा अवितरित लाभ इट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग को खाली स्थान में बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। खाली अवितरित लाभ को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। ठीक, ये हुए आपके एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश। अब आते हैं हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। पहला प्रश्न, साझेदार की निवृत्ति का कारण, कॉज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज डैश डैश डैश। साझेदार की निवृत्ति का कारण क्या लिखेंगे? बहुत सारे रीजन बताए आपको, कोई भी एक लिखना है। अगर उसमें बोल दिया द कॉज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज ओल्डन एज, साझेदार की निवृत्ति का कारण वृद्धावस्था लिख सकते हैं आप, इंसॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, दिवालिया,
अनसाउंड माइंड भी लिख सकते हैं, अस्वस्थ मस्तिष्क, इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटी, अवैधानिक कार्यों में लिप्त, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक कारण लिख सकते हैं। सीरियस डिसीज, गंभीर बीमारी, कुछ भी लिख सकते हैं। साझेदारी का निवृत्ति का कारण। सेकंड है एक्सक्लूशन, EXPLUSION, exclusion of a partner is made when साझेदार का निष्कासन होता है, साझेदार का निष्कासन होता है जब वह when he do the work against agreement, when he do the work against agreement, जब वह अनुबंध के विरुद्ध कार्य करता है। when he do work against the agreement, जब वह अनुबंध के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति पर शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात खालिस्तान होंगे। शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में खालिस्तान होगी। At the time of retirement of a partner, the profit sharing ratio of remaining partners will be dash dash dash. साझेदार की निवृत्ति के समय शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में खालिस्तान होगी, वृद्धि होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी इंक्रीजेस। रिटायरमेंट पे क्या होता है बेटा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अगला लिखिए, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, साझेदार की निवृत्ति पर पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ या हानि को प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स डैश डैश डैश। बेटा साझेदार की निवृत्ति पर पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ या हानि को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में या सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। अगला लिखिए, यदि निवृत्त साझेदार को भुगतान करने के लिए इफ सफिशिएंट कैश इज नॉट अवेलेबल, इफ सफिशिएंट कैश इज नॉट अवेलेबल, यदि निवृत्त साझेदार को भुगतान करने के लिए
पर्याप्त नगद राशि उपलब्ध न हो, if sufficient cash is not available for payment to the retired partner, यदि निवृत्त साझेदार को भुगतान करने के लिए पर्याप्त नगद राशि उपलब्ध न हो तो देन अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर, निवृत्त साझेदार को देय राशि, देन अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, निवृत्त साझेदार को देय राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, निवृत्त साझेदार को देय राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। ठीक है, अब ये वाला भी चैप्टर आपका हो गया, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब आते हैं हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का समापन। पहला प्रश्न, देयर आर डैश 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 मेथड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के समापन की खालिस्तान विधियां हैं। देयर आर डैश 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 मेथड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के समापन की खालिस्तान विधियां हैं। कितनी? 5। देयर आर 5 मेथड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के समापन की 5 विधियां हैं। देयर आर 5 मेथड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के समापन की 5 विधियां हैं। ठीक है, जब अगला प्रश्न है, जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, व्हेन ए पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, व्हेन ए पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, देन तो ऐसे समापन को, सच टाइप ऑफ डिसॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो ऐसे समापन को खालिस्तान समापन कहते हैं। ऐसे समापन को अनिवार्य समापन कहते हैं। सच टाइप ऑफ डिसॉल्यूशन इज कॉल्ड कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, ऐसे समापन को अनिवार्य समापन कहते हैं। सच टाइप ऑफ डिसॉल्यूशन इज कॉल्ड कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। ठीक, यही वाला दे दे। व्हेन, अगला प्रश्न लिख दो, व्हेन नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप इज अबव 50, यदि साझेदारी में सदस्य संख्या, व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप इज अबव 50, यदि साझेदारी में सदस्य संख्या 50 से अधिक हो, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज अबव 50 इन पार्टनरशिप, सच टाइप ऑफ डिसॉल्यूशन, तो इस प्रकार का समापन, देन सच टाइप ऑफ डिसॉल्यूशन इज कॉल्ड कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, तो इस प्रकार का समापन अनिवार्य समापन कहलाता है। सच टाइप ऑफ डिसॉल्यूशन इज कॉल्ड कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, इस प्रकार का समापन अनिवार्य समापन कहलाता है।
अगला प्रश्न, निश्चित समय के लिए की गई साझेदारी इन केस ऑफ पीरियोडिकल पार्टनरशिप, सामयिक साझेदारी निश्चित समय के लिए की गई साझेदारी की दशा में, इन केस ऑफ पीरियोडिकल पार्टनरशिप आफ्टर कंप्लीशन द टाइम पीरियड, समयावधि समाप्त होने के पश्चात जैसे आपने 3 साल के लिए पार्टनरशिप की, जिस दिन 3 साल पूरे हो जाएंगे तो वो समयावधि समाप्त होने के पश्चात होने वाला फर्म का समापन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड ऐसी दशा में फर्म का समापन क्या कहलाता है? आकस्मिक समापन कहलाता है। इज कॉल्ड कॉन्टीजेंसी डिसोल्यूशन। ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए, उद्देश्य पूरा हो जाए, टाइम पीरियड पूरा हो जाए, समयावधि पूरा हो जाए तो वो कौन सा कहलाता है? आपका कॉन्टीजेंसी का आकस्मिक समापन, कॉन्टीजेंसी डिसोल्यूशन। ठीक है, अब लिखिए आप, द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स फर्म के समापन का आशय द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज, फर्म के समापन का आशय फर्म हमेशा के लिए बंद कर देना। टू वाइंड अप द फर्म फॉर एवर, टू वाइंड अप द फर्म फॉर एवर, फर्म के विघटन का आशय फर्म हमेशा के लिए बंद कर देना। टू वाइंड अप द फर्म फॉर एवर। अगला है रियलाइजेशन अकाउंट इज, वसूली खाता होता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, वसूली खाता होता है नाम मात्र का खाता। रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, वसूली खाता नाम मात्र का खाता होता है। एक और लिख लो, पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता लाभानी खाता होता है या नाम मात्र का खाता होता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डैश डैश डैश। वसूली खाता खाली स्थान पर बनाया जाता है, वसूली खाता खाली स्थान पर बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डैश 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 ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। वसूली खाता फर्म के समापन पर बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वसूली खाता फर्म के समापन पर बनाया जाता है। आगे इसका वसूली खाता फर्म के जीवन काल में, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली डैश 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 इन होल लाइफ ऑफ द फर्म। वसूली खाता फर्म के जीवन काल में खालिस्तान बार बनाया जाता है।
Realization account is prepared only once in whole life of the firm. वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल एक ही बार बनाया जाता है. टाइप ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट मैंने लिखा दिया, नॉमिनल अकाउंट होता है. वसूली खाते का प्रकार कौन सा होता है? नाम मात्र का खाता. ठीक है. ठीक, बस इसी प्रकार के इसमें साथ ये हो गया आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का समापन. अब आते हैं हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अंश पूंजी लेके. अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अंश पूंजी लेके चैप्टर का नाम है. पहला प्रश्न, पहला ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सार्वजनिक कंपनी में इन पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी. सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए. कितनी? 7. सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होनी चाहिए. इन पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 7. वो भी लिखाऊंगा. सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 7. अब अगला प्रश्न लिखिए सही. सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम संचालकों की संख्या होनी चाहिए. द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी. द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी. सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की संख्या, न्यूनतम संचालकों की संख्या. द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी शुड बी 3. सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम संचालकों की संख्या 3 तथा अधिकतम 15 होनी चाहिए. द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी शुड बी 3 एंड मैक्सिमम शुड बी 15. मिनिमम 3, मैक्सिमम 15. न्यूनतम 3, अधिकतम 15. अगला लिख लीजिए. इन प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी में संचालकों की संख्या, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, क्या लिखोगे इसमें? इन प्राइवेट कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी 2 एंड मैक्सिमम 15. निजी कंपनी की दशा में संचालकों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 15 होनी चाहिए. कम से कम 2, ज़्यादा ज़्यादा 15. मिनिमम 2, मैक्सिमम 15. ठीक है. अगला प्रश्न, निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या. इन प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी में द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 200, 200. The maximum number of members should be 200.
इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, लिखो सरकारी कंपनी की दशा में इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी की दशा में सरकार का पूंजी में हिस्सा कम से कम 51% होना चाहिए। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल शुड बी मोर देन 50%, 50% से अधिक, या मिनिमम 51%, कम से कम 51% होना चाहिए। The maximum capital of small scale company, लघु उद्योगों की अधिकतम पूंजी 20 करोड़ रुपए। द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ स्मॉल स्केल कंपनी शुड बी 20 करोड़। मैक्सिमम 20 करोड़ या उससे कम, 20 करोड़ और लेस देन 20 करोड़। कंपनी, अगला, कंपनी इज एन डैश 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 पर्सन। कंपनी एक खालिस्तान व्यक्ति है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक खालिस्तान व्यक्ति है, कृत्रिम। कंपनी इज एन डैश 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 पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। द इनकॉर्पोरेशन एंड एंड ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रारंभ एवं अंत दोनों ही कानून के द्वारा होता है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड एंड ऑफ द कंपनी इज डन बाय द लॉ। कंपनी का प्रारंभ तथा अंत दोनों ही विधान के द्वारा होता है, कानून के द्वारा। विधान लिखो, कानून लिखो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड एंड ऑफ द कंपनी इज डन थ्रू द लॉ। कंपनी कैन नॉट बी इशूड मोर शेयर्स देन देयर डैश डैश कैपिटल। कोई भी कंपनी खालिस्तान पूंजी से अधिक के अंश निर्गमित नहीं कर सकती। एनी कंपनी कैन नॉट बी इशूड मोर शेयर्स देन देयर डैश डैश कैपिटल। कोई भी कंपनी अपनी खालिस्तान पूंजी से अधिक के अंश निर्गमित नहीं कर सकती। क्या लिख देंगे? एनी कंपनी कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कैन नॉट बी इशूड मोर शेयर्स देन देयर एथोराइज कैपिटल। कोई भी कंपनी अपने अधिकृत पूंजी से अधिक के अंश निर्गमित नहीं कर सकती। ठीक है। शेयर प्रीमियम इज डैश 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 ऑफ द कंपनी। अंश प्रीमियम कंपनी का पूंजीगत लाभ होता है। अंश प्रीमियम कंपनी का पूंजीगत लाभ होता है। शेयर प्रीमियम इज कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। शेयर प्रीमियम इज कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। शेयर प्रीमियम इज कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अंश प्रीमियम कंपनी का पूंजीगत लाभ होता है।
द शेयर होल्डर ऑफ डैश 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 कंपनी, खालिस्तान कंपनी के अंशधारी अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते। द शेयर होल्डर ऑफ डैश 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 कंपनी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड देयर शेयर्स। तो शेयर होल्डर ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के या निजी कंपनी के अंशधारी अपने हिस्सों का हस्तांतरण नहीं कर सकते। ठीक है, अगला लिखिए, फुल्ली पेड अप शेयर, पूर्ण दत्त अंश को खालिस्तान कहते हैं। फुल्ली पेड अप शेयर इज कॉल्ड, पूर्ण दत्त अंशों को खालिस्तान कहते हैं। फुल्ली पेड अप शेयर इज कॉल्ड स्टॉक, पूर्ण दत्त अंशों को स्कंद कहते हैं या स्टॉक कहते हैं। अ पार्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी का वह भाग, अगला पॉइंट है, पूंजी का वह भाग, अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी, पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा केवल समापन की दशा में मंगाया जाता है। अ पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज कॉल्ड अप बाय कंपनी ओनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, पूंजी का वह भाग, अंश पूंजी का वह भाग, अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी, अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा केवल समापन की दशा में मंगाया जाता है। अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड अप बाय कंपनी ओनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा केवल समापन पर मंगाया जाता है संचिति पूंजी कहलाता है, इज कॉल्ड रिजर्व्ड कैपिटल। A part of share capital which is called up by a company only at the time of dissolution of company is called reserved capital, संचित पूंजी कहलाता है। जब कोई अंशधारी, अगला, when a shareholder is unable to pay the amount of calls money in time, जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान नहीं कर पाता तो उसे खालिस्तान कहते हैं। When a shareholder is unable to pay the amount of calls money in time is called, जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं, calls in arrear। When a shareholder is unable to pay the amount of calls money in time is called calls in arrear। जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं। When a shareholder is unable to pay the amount of calls money in time is called calls in arrear। ठीक है, अगला प्रश्न, अवशिष्ट याचना पर कंपनी के द्वारा खालिस्तान प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। कंपनी चार्ज dash 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 % interest on the calls in arrear। कंपनी द्वारा अवशिष्ट याचना पर खालिस्तान प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। बेटा, कंपनी चार्ज 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एरियर, कंपनी द्वारा अवशिष्ट याचना पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है ना। अगला लिख दो, कंपनी अलाउड, कंपनी द्वारा अग्रिम याचना पर, कंपनी अलाउड 12% पर एनम इंटरेस्ट, कंपनी द्वारा अग्रिम याचना पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। कंपनी अलाउड 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एडवांस, कंपनी द्वारा अवशिष्ट याचना पर या अग्रिम याचना पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। अगला, पूर्ण दत्त अंश को फुल्ली पेड अप शेयर इज कॉल्ड,
पूर्ण दत्त अंश को खालिस्तान कहते हैं। फुल्ली पेड अप शेयर इज कॉल्ड डैश डैश डैश। पूर्ण दत्त अंशों को स्कंद कहते हैं, स्टॉक। फुल्ली पेड अप शेयर इज कॉल्ड स्टॉक। फुल्ली पेड अप शेयर इज कॉल्ड स्टॉक। पूर्ण दत्त अंश को स्कंद कहते हैं। व्हेन, अगला, व्हेन कंपनी रिटर्न बैक देयर शेयर्स, जब कंपनी द्वारा अपने अंश वापस ले लिए जाते हैं, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी, कंपनी द्वारा अपने अंश वापस ले लिए जाते हैं तो उसे अंशों का हरण कहते हैं। इस कॉल्ड कॉल्स इन ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। याचना राशि का भुगतान न करने के कारण यदि कंपनी के द्वारा अंश वापस ले लिए जाते हैं तो उसे अंशों का हरण कहते हैं। ठीक है ना बेटा। व्हेन कंपनी रिटर्न बैक देयर शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। उसे अंशों का हरण कहते हैं। व्हेन, अगला लिखिए, व्हेन शेयर होल्डर रिटर्न देयर शेयर टू द कंपनी बाय सेल्फ विलिंगनेस, जब कोई अंशधारी स्वेच्छा से कंपनी को अंश वापस कर देता है। व्हेन ए शेयर होल्डर रिटर्न देयर शेयर्स टू द कंपनी बाय सेल्फ विलिंगनेस, जब कोई अंशधारी स्वेच्छा से कंपनी को अंश वापस कर देता है। व्हेन अ शेयर होल्डर रिटर्न बैक देयर शेयर टू द कंपनी बाय सेल्फ विलिंगनेस इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स। इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स। जब कोई अंशधारी स्वेच्छा से अपने अंशों को कंपनी को वापस कर देता है तो उसे अंशों का समर्पण कहते हैं। इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर। मतलब शेयर होल्डर अपनी इच्छा से वापस करे तो सरेंडर ऑफ शेयर है। कंपनी अगर ले ले, छीन ले, वापस ले ले तो वो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण है। ठीक है, ये आपके कोशिश की है शेयर चैप्टर की कराने की। अब आते हैं हम डिवेंचर्स, ऋण पत्र। अच्छा, एक उसमें शेयर में एक और लिख दे, कंपनी अलाउड डैश 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 ऑन शेयर्स। कंपनी द्वारा अंशों पर खालिस्तान दिया जाता है, लाभांश, डिविडेंड। कंपनी अलाउड डिविडेंड ऑन शेयर्स, कंपनी द्वारा अंशों पर लाभांश दिया जाता है। अब आ गए हम ऋण पत्र में, डिबेंचर्स में। लिखो, कंपनी अलाउड डैश 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 ऑन डिबेंचर्स। कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर खालिस्तान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कंपनी अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, अब लिखिए, ऋण पत्रों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड बाय कंपनी इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोथ। ऋण पत्रों पर ब्याज कंपनी द्वारा लाभ व हानि दोनों दशाओं में दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड बाय कंपनी इन प्रॉफिट और लॉस बोथ द कंडीशन। ऋण पत्रों पर ब्याज लाभ या हानि दोनों दशाओं में दिया जाता है। Those debentures on which
कंपनी नॉट अलाउड द इंटरेस्ट, ऐसे ऋण पत्र जिन पर कंपनी द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता, दोज डिबेंचर्स ऑन विच कंपनी नॉट अलाउड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड, ऐसे ऋण पत्र जिन पर कंपनी द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड शून्य कूपन दर, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स इज कॉल्ड जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। अगला लिख लिए, कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर ब्याज वर्ष में खालिस्तान बार दिया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अलाउड बाय कंपनी डैश 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 इन ए ईयर। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अलाउड बाय कंपनी डैश 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 इन ए ईयर। कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर ब्याज वर्ष में खालिस्तान बार दिया जाता है, 2 बार। The interest on debentures are allowed by the company twice in a year with the gap of 6 months for 6 months, है ना। कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर ब्याज वर्ष में 2 बार 6 माह के अंतर से दिया जाता है, with the gap of 6 months for 6 months। है ना। Those debentures, ऐसे ऋण पत्र विच आर इशूड बाय द कंपनी विदाउट द नेम ऑफ इन्वेस्टर, ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी द्वारा विनियोगकर्ता के नाम के बिना जारी किए जाते हैं। Those debentures which are issued by the company without the name of investor, ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी द्वारा बिना नाम के जारी किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? इस कॉल्ड बियरर डिबेंचर, उन्हें वाहक ऋण पत्र कहते हैं। बियरर या अनरजिस्टर्ड डिबेंचर, वाहक ऋण पत्र या अपंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। ठीक, बस इससे ज़्यादा मतलब। अब आ जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी का वित्तीय विवरण पत्र। पहला, करंट लाइबिलिटीज आर पेड अप विद इन ए ईयर, चालू दायित्वों का भुगतान 1 वर्ष के भीतर कर दिया जाता है। करंट लाइबिलिटीज आर पेड अप विद इन अ ईयर। खालिस्तान दायित्व को चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाता। डैश 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 लाइबिलिटी इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, खालिस्तान दायित्व को चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाता। डैश 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 लाइबिलिटी इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। लिख लो, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, आकस्मिक दायित्व, आकस्मिक दायित्व, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। आकस्मिक दायित्व को चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाता। ठीक है, बहुत है, या 1 दिन और करें अगर आप बोलो तो बाकी जो बचे हैं वो भी हो जाएंगे, है ना। तो एक कल का दिन और लेंगे हम, इसमें आपको अच्छी तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे और उसके तुरंत बाद आपका बिजनेस स्टडी शुरू होगा। ठीक, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।